हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 8th क्लास है हमारी, और 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका पढ़ रहे थे हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है, और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जनता ने जब आपकी बगावत कर दी। बेसिकली हम लोग जो अंग्रेजों ने शोषण नीति अपनाई थी उसके विरुद्ध जो लोगों की आपकी प्रतिक्रिया थी, आपकी जन प्रतिक्रिया, और शुरुआती तौर में सैनिक प्रतिक्रिया थी, कैसे वो जन प्रतिक्रिया में बदली। तो हम 1857 की जो आपकी क्रांति है हम उसका दौर को पढ़ रहे हैं बेसिकली, कि कौन कौन से रीजन थे, कैसे 1857 की आपकी क्रांति हुई, फिर उसके बाद क्या प्रभाव हुआ, ब्रिटिशर ने किस तरह से अपनी नीति को बदलाव किया, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो बच्चों कल हमने आपका जो था इसमें चैप्टर में हम लोग आपका पढ़े, हमने लोगों की नीतियों को पढ़ा, किस प्रकार की उनकी नीतियां थी, इसको जानने का हमने प्रयास किया। साथ में हमने ये भी आपका देखने की कोशिश की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, नवाबों की आपकी छत्ता जो आपकी सत्ता थी बेसिकली, और सम्मान कैसे खत्म हो गया। अब हमने यहाँ भी देखा थी आपका देखा जो आपके पेशवा थे, कौन से पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब आग्रह कर रहे थे कि आप क्या करें, आप मेरी पेंशन बहाली कर दें। उधर रानी लक्ष्मीबाई क्या कह रही है कि आप मेरे दत्तक पुत्र को मान्यता दे दें। उधर अवध पर कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश सत्ता ने उसको हड़पने का आपका प्रयास किया। कैसे बहादुर शाह जफर के बाद मृत्यु के बाद वहां उसको निकाल दिया गया कि अब कोई बादशाह नहीं बनेगा, बादशाह को जो आपकी पदवी थी खत्म कर दी गई, बादशाह कोई वंशानुगत नहीं होगा, और जो उनके पुत्र हैं हम उनको राजकुमार समझेंगे। कैसे सिपाहियों ने आपका विद्रोह किया, कैसे लोगों से लगान और कर वसूले जा रहे थे, भारतीय सिपाहियों में क्यों असंतोष था, क्यों लोग उस समय आपका जो था समुद्र यात्रा नहीं करते थे, कैसे उसे कहते थे कि हमारे जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही लोग आपका बर्मा भेजा जा रहा था सैनिकों ने, कैसे उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, फिर कैसे उसमें चेंजेस करे, गांव की हालत क्या थी, ये हमने इसमें आपका देखा। और कैसे ईसाई मिशनरियां भारत में आकर खुलेआम अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, और उनको ये बोला गया कि आप जमीन संपत्ति को जुटा सकते हैं। 1950 में नया कानून बना कि अगर कोई आपका ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करता है तो उसकी संपत्ति पुरखों की उसको मिल जाएगी। सामाजिक रीति रिवाज को आपका नष्ट कर रहे थे एक तरफ, दूसरे कह रहे थे कि हमको ऐसा बदलाव आपका जरूरी है। तो इतना कल हम लोग अपने लेक्चर में आपका देख चुके थे, इसमें पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो आपका वॉलंटरी खड़ा होकर आपका चैप्टर को पढ़े? कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। देखिए, तो आपने कल जो था बहादुर शाह जो आपके जफर हैं इनको आपने देख लिया था। बहादुर शाह जफर के बाद आप देखिए ये हैं नाना साहब। नाना साहब को पेंशन भोगी बनाया गया था। नाना साहब कहाँ के थे? आपका जो आपके पूना थे, आपका बेसिकली जो आपके महाराष्ट्र हैं, जो आपके मराठी लोग थे वो बेसिकली पूना में रहते थे। तो आपका मराठवाड़ा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का ये पूरा क्षेत्र इसमें। लेकिन बाद में उनको कहाँ ला दिया गया? कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, बिठूर में उनको शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ये वहां रहेंगे तो बगावत करेंगे, इनको दूर रख दिया जाए और इनको एक पेंशन भोगी बना दिया जाए कि बस आप पेंशन लीजिए, ये करिए, बाकी जो है सब कुछ हम इसमें स्वयं करें। तो इस तरह की नीति को इन्होंने इनके साथ बाप का लागू किया। देखा अब क्या है, इसके आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि बगावत फैलने लगी थी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक सप्ताह तक कोई कहीं विद्रोह नहीं हुआ। यानी कि एक सप्ताह कैसे निकल गया? बिल्कुल शांत। कोई रिवॉल्ट, किसी प्रकार की कोई हिंसक घटना, कोई लड़ाई ये हमको देखने के लिए नहीं मिली। खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि विद्रोह अगर एक बार समाप्त हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका खबर फैलने में समय लगता था। कि जितनी व्यवस्था आज पत्राचार वगैरह की है, उस समय के जमाने में इतनी अच्छी पत्र व्यवस्था या ये सब चीजें नहीं थी। क्लियर है? तो कोई भी खबर आपका फैलने में थोड़ा समय लग जाता था। अब क्या हुआ? विद्रोह द्वारा शुरू हो गया।
एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। अब क्या हुआ कि जहां-जहां अब आपका विद्रोह हो रहा था औ और लोगों ने क्या किया कि अगर मान लीजिए 32 आपकी इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी बंगाल अगर आपका विद्रोह कर रही है, तो आपका कानपुर में भी कोई भी आपका इन्फेंट्री ने आपका क्या कर दिया, उसका विद्रोह कर दिया। उसी तरह से आपके दिल्ली में समर्थन मिलने लगा, बंगाल से बिहार से मिलने लगा, अवध से मिलने लगा और जहां भी कई छोटे-छोटे जो आपके रेजिडेंट थे, जहां पर आपके ब्रिटिश सेना थी, उन जगह से क्या होने लगा, ये सारी चीजें या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी घटना देखने को मिलने लगी। अब ऐसी घटना आपका देखने को मिल रही थी, हुआ क्या, जैसे ही सारी घटना मिली, तो अब देखकर जब बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज होती है, तो लोग उसको और साथ जुड़ जाते हैं भीड़ को देखकर। क्लियर है? उनकी देखा-देख कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। क्यों चले? क्योंकि जब कोई एक बड़ा समूह निकलता है, तो उसके साथ लोग लग जाते हैं कि यार ये लोग कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। ऐसा ही कुछ होगा। लोगों ने भी क्या किया, उसी तरह का प्रयास किया और आपका निकलना प्रारंभ किया और लोग निकलने लगे। एक कहाँ पर? गाँव और कस्बों में। वे स्थानीय नेता, जमींदार और मुखिया के पीछे संगठित हो गए। यानी कि उस समय भी वो ऐसे नहीं लड़े कि बाप का सीधा लड़ने के लिए आगे, नहीं। जो भी कोई उनके स्थानीय नेता थे, कोई उनके बाप के जमींदार मुखिया थे, उन्होंने एक अपना क्या बनाया, संगठन बनाया और वो क्या चलने लगे, उनके पीछे आपके चलने लगे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और राज्यों से लोहा लेने को तैयार थे। इनका मन था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। अपनी सत्ता का अभिप्राय क्या मतलब है कि अब हमारे अपने कानून होंगे, हम इनकी नहीं मानने वाले हैं। ठीक? और अंग्रेजों से लोहा का मतलब है हर मोर्चे पर वो खड़े होने को तैयार थे कि चाहे कुछ भी हो जाए। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। कहाँ रहते थे? कानपुर। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर में रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। इन्हें निकाल दिया, सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया। इसने स्वर्गीय पेशवा बालाजी राव के दत्तक पुत्र है नाना साहब, कहाँ रह रहे हैं? कानपुर के बिठूर में। क्या कर दिया इन्होंने? उनको बाहर निकालने का प्रयास किया कि अब क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब क्या बोल दिया कि भैया मैं ही आपका पेशवा हूं। अब आपने बोल दिया मैं ही आपका पेशवा हूं और मैं क्या बनूंगा, अपने आप को पेशवा घोषित कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं और गवर्नर का मतलब है कि अब बहादुर जफर हैं, ये मेरे बादशाह हैं और उनका गवर्नर हूं मैं। क्लियर है? ऐसा उन्होंने आपका प्रयास किया। अब देखिए, लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कादिर को आपका नवाब घोषित कर दिया गया। अब हो गया, जो आपके लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह को हटा दिया और उनकी जगह वाजिद अली साहब की जगह कौन बन गया आपके? उनके बेटे थे बिरजिस कादिर। इनको क्या बना दिया गया? नवाब। क्योंकि आप जानते हैं, अभी अभी हमने पीछे कल लेक्चर में पढ़ा था कि लखनऊ के पर क्या लगा दिया गया था? कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लिया गया था। क्लियर है? अब एक इमेज यहां दिखाई गई है, किस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी, शासन प्रशासन किस प्रकार का था, आप इसको देख सकते हैं। बिरजिस कादिर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। सब लोग क्या कह रहे थे कि सेंट्रल में एक किसी का नेतृत्व तो होना चाहिए कि हम किसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। सबने बोल दिया कि हमारा नेता कौन है? बहादुर शाह जफर। ठीक, उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी से आगे रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ आप क्या हो गया, सिपाहियों के साथ मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे से मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। अब नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे और आप जानते हैं कि तात्या टोपे ये व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, आपका युद्ध करते हैं और अंग्रेजों को चुनौती दे दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में
राजगढ़ की रानी थी अवंतिका बाई लोधी। ये कौन थी? राजगढ़ क्षेत्र पड़ता है, राजगढ़ जहां पर राजमहल की पहाड़ियां वगैरह, छत्तीसगढ़ में बेसिकली अब पार्ट होगा ये। तो अवंतिका बाई लोधी सैनिक, और इनके पास 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आपका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्यों को प्रशासन पर नियंत्रण में ले लिया। मुसीबत क्या हो रही थी? मुसीबत सबके साथ एक ही थी। क्या हो रहे थे? उन्होंने प्रशासन को उनका नियंत्रण लिया, यानी कि अंग्रेज हर जगह छोटी छोटी रियासतों पर अपना कब्जा, अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया? लोगों ने, वहां के लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया। और विद्रोह का कारण क्या था? उनकी आलोकित नीति, वो सारी आलोक नीति ही लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें संतुष्ट ना होने की वजह से लोगों ने क्या किया? आंदोलन उसमें आपका कूद पड़े। अब देखिए, सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उन्होंने राज्य हड़प लिया था। अब कह रहे हैं विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, यानी कि जितने विद्रोही थे अंग्रेज कम थे। बहुत सारे मोर्चों पर जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब जहां कहीं हार गए किसी क्षेत्र में, तो लोगों को लगने लगा भैया अब तो अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे, अब तो हमारा ही शासन होगा। और कह रहे हैं कि लोग विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया, खास तौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति। जो अवध था, अवध के क्षेत्र के चारों तरफ, अब कानपुर में विद्रोह हो रहा है, बरेली में विद्रोह हो रहा है, शाहजहांपुर में विद्रोह हो रहा है, उनके पास मेरठ में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो सबको क्या लगने लगा कि भैया अब तो अंग्रेज खड़े हो गए, भगने वाले हैं। चौतरफा मिले थे। अब कह रहे हैं कि 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइल ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि उन्हें अंग्रेजों के भय को व्यक्त करना था। व्यक्त मतलब कैसा डर है लोगों को दिखाना था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये टेलीग्राम लिखा, उस समय आपके टेलीग्राम चलते थे। तो किसने लिखा? ये कहा कि जनता क्या हो गई है आपकी, हमारे खिलाफ विद्रोही हो गई है। और जनता विद्रोही हो गई, इससे क्या हो रहा है? अब हम लोग वहां लंबे समय तक शासन, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, हमको बड़ी समस्या हो रही है, आप लोगों को आना होगा, इस तरह की चीज। चलिए देखिए, इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों की सत्ता जल्द खत्म होने वाली। अब फैजाबाद के एक बाप के मौलवी हैं, फैजाबाद बगल में पड़ता है, लखनऊ के आगे पड़ते हैं। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया अब मैं बाप को भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अब अंग्रेजों की सत्ता खत्म होने वाली है। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंच गए। दिल्ली में अंग्रेजों का आपका सफाया करने के लिए बहुत जोरों से गाजी यानी कि धर्म युद्ध इकट्ठा हो गया। गाजी बन गए कि भैया अब क्या होगा, अब तो आपका धर्म युद्ध होगा। बरेली के सिपाही बख्त खान ने, बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? बख्त खान ने लड़ाकों को एक विशाल सेना टुकड़ी लेकर दिल्ली पर कूच किया। कूच का मतलब होता है हमला, उसकी तरफ बढ़ना, हमले के लिए बढ़ना बेसिकली कूच है। वह इस बगावत का एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, बड़ा नाम है, सबसे ज्यादा लड़ाइयां अगर कोई लड़ेगा इस विद्रोह में तो बिहार के राजा हैं। एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आरा डिस्ट्रिक्ट, ये आरा से बिलोंग करते थे। क्लियर है? विद्रोह सिपाही के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों में नेताओं के लड़ाके के युद्ध के हिस्सा बने और लोग भी क्या हो गए, उनके साथ आपका जुड़ना शुरू हो गए और युद्ध का पार्टिसिपेट करने लगे। अब देखिए, ये पूरा एक चित्र है, वो आपको दिखाया गया है कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है सलीमगढ़ के किपड़े पर, दिल्ली के लाल किले पर, कैसे लोग आपका लड़ रहे हैं। और इसमें आप इनको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, देख लिया इतना
ये हैं वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कौन? आरा के जमींदार हैं, ये आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार के। इनके ऊपर हैं, ये ऐसी वीरांगना है जिनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है, महारानी लक्ष्मीबाई है। क्लियर है? देखिए, ये देखिए किस तरह से युद्ध हो रहे हैं, कैसे विद्रोही सेना है। ये इमेज हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं दिखाई गई हैं। कह रहे विद्रोही सेना मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। कूच मतलब उधर को आपका बढ़ रही है। कौन? जो यहाँ के लोग हैं जो आपका विद्रोह कर रहे थे, वो लोग आपका दिल्ली की तरफ बगावत करने के लिए बढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं क्या स्थिति है और कैसा कुछ है। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई, विद्रोह को जल्द सजा देने के लिए कानून बना दिया। अब क्या हो गया कि उन्होंने क्या कहा कि आप इंग्लैंड से कुछ आपके सिपाही भेज दीजिए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। जो दिल्ली छूट गई थी अंग्रेजों से, उन्होंने वापस उसको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि पूरे षड्यंत्र किसको माना गया? ये जो आपका पूरा षड्यंत्र करा है, ये बहादुर शाह जफर का है, क्योंकि हर कोई किसको नेता बना रहा था? बहादुर शाह जफर को। चाहे अवध का नवाब हो, चाहे कानपुर से हो, कोई भी नेता बरेली से लड़ रहा हो, सब क्या बोल रहे थे उनके लिए? उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून में भेज दिया गया। रंगून, अब आप बताएंगे कि रंगून कहाँ पड़ता है, किस देश में है, किस राज्य में है, कहाँ क्या है, आप बताइए। इस जेल पर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस, और बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका। इसके बाद अंग्रेज आप क्या है, लोग अंग्रेजों टक्कर ले रहे थे। व्यापक यानी बहुत बड़े स्तर पर बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़ने लगी। यानी कि 57 तो शुरू हुई, 58 और 59 में जाके कहीं 58 तक निपटी। कह रहे हैं कि मार्च 1858 में लखनऊ अपने कब्जे में ले लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की आपकी शिकस्त हुई। शिकस्त का मतलब होता है हार, और उन्हें मार दिया गया। बेसिकली उनके गोली लग जाती है और वो मर जाती है, उनके हाथ नहीं आती हैं, अगर आप स्टोरी को पढ़ोगे। क्लियर है? दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खड़ी खेड़ी की शुरुआत की विजय में उन्होंने अंग्रेज फौज को घेर लिया और वे शहीद हो गईं। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहने लगे। आदिवासी और किसानों के साथ छिपकर युद्ध करना रहे थे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता विद्रोह को उत्साह दी, उसी तरह विद्रोह की ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूट गई। जिस तरह से लोग बाप इकट्ठे होकर आए थे ना लड़ने के लिए, वैसे ही जिस तरह से हार होने लगी, लोग वैसे ही दूर हो गए। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह को साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों को का विश्वास जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया। लोगों ने कहा चलो जी अंग्रेजों का विश्वास जीत लेते हैं, युद्ध तो खत्म हो ही रहा है। और उनके वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनका परंपरागत अधिकार बना रहेगा। बेसिकली जमींदार तो कुछ नहीं चाहते थे। जमींदार चाहते थे कि हमारी जमींदारी बरकरार रहे, चाहे अंग्रेज शासन करें, कोई बादशाह करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात का कि जो हमारी जमींदारी सिस्टम है, ये सिस्टम, ये कस्टम इस तरह से ही मेंटेन रहना चाहिए। अब देखिए होता क्या है। उसने कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे तो अगर आप उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं होगी, वे सुरक्षित होंगे और जमीन के उनके अधिकार और देवदार बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही, विद्रोह, नवाब, राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब क्या हुआ? कितनों पर बाप का मुकदमा चला और कितने सिपाही बाद में गिरफ्त कर लिए गए धोखा देकर, फिर उन पर फांसी पर। चलिए, यहां तक किसी को डाउट, कोई कह रही कुछ पूछना है?
आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है। अब देखिए, अब घटना है विद्रोह के बाद के साल, जब आपके विद्रोह हुआ उसके बाद में क्या स्थिति रही देखिए। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। अब लेकिन वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए। अब उन्होंने क्या कर दिए, कुछ आपका रिफॉर्म कर दिया कि भैया जो पहले हम लोग आपके नियम बना रहे थे उसके अनुसार नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी विद्रोह हो चुका है। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ब्रिटिश अधिकारी साम्राज्य के अपने हाथ में सौंप लिए। यानी कि पहले कौन देख रहा था, भारतीय कंपनी, अब किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य ने सब कुछ अपने हाथ में सौंप लिया ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया कि जो ब्रिटिश मंत्री होता है उनमें एक हम लोग मंत्री बनाएंगे भारतीय मंत्री। उसे भारत के शासन से संबंधित मामले को संभालने का जिम्मा सौंपा और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उसे इंडिया काउंसिलिंग कहा था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। वायसराय से अब पहले क्या थे, गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल से क्या बन गए, वायसराय। और वायसराय का मतलब होता है उपराजा, यानी कि राजा का प्रतिनिधि। ठीक इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। क्या बोल दिया कि अब जो वायसराय है ये क्या है, राजा नहीं है, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूशनल कौन है, वायसराय है, यानी कि प्रतिनिधि है राजा का या रानी का। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधी अपने हाथ में ली। पहले कौन चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब किसके हाथ में चलेगी सीधी, ब्रिटिश सत्ता जो अंग्रेजों के हाथ में, यानी कि वहां की महारानी के हाथ में चलेगी, जो आपकी क्राउन शिप है वहां बेसिकली उनके अंडर चलेगी। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। क्या बोल दिया गया कि भविष्य में हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि कभी जो आपके भू क्षेत्र है हम उन पर कभी कब्जा नहीं करें। अपनी रियासतें अपने वंशजों और यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने की जिम्मेदारी मिली, यानी कि अब दत्तक पुत्र को मान्यता सरकार दे रही है। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी पर अपना आधिपत्य स्वीकार करें। क्या बोल दिया गया कि आप फ्री तो रहेंगे लेकिन आपको आधिपत्य किसका स्वीकार करना है, ब्रिटिश महारानी का। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने के लिए छूट दी गई। तीसरे नंबर पर सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर कह रहे हैं कि यूरोपियन ज्यादा होंगे तो विद्रोह कम होंगे, अगर सारे तुमने भारतीय शामिल कर लिए तो फिर विद्रोह हो सकता है। अब कह रहे अवध बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा और सिख और पठानों को ज्यादा सिपाहियों में भर्ती कर दिया गया। पहले किसको लेते थे, बिहार के लोगों को, अवध के लोगों को, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत से जैसे आपकी मद्रास रेजिमेंट थी उसको शामिल करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब जो गोरखा है, जो सिख है और पठान है, इनको हम लोग शामिल करें। यानी कि उन्होंने प्रशासन संबंधी आपका ये सारे बदलाव भी उन्होंने किए। यह भी तय किया गया कि अवध बिहार में अब सिपाही संख्या कम कर दी गई। अब देखिए मुसलमानों को जमीन और संपत्ति पर बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रु की भावना से देखे जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उनका खड़ा ही किया गया है। कह रहे जो विद्रोह हुआ है ना, ये सब आपका मुसलमानों ने खड़ा किया है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे, यानी कुछ भी हो जाए अब हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे आपकी सती प्रथा बंद कर दी, दास प्रथा बंद कर दी, आपका विधवा पुनर्विवाह लिया है, ये सब चीजें हम लोग नहीं करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने के लिए जमीनों पर उनके अधिकारों को दायित्व सौंपने की आपको जिम्मेदारी दी। 1858 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया और ये चरण क्या था, आप देखेंगे इस चरण में बहुत सारी चीजों को बदलाव किया गया। अब क्या है कि 1858 का एक नया दौर शुरू होगा जिसको हम लोग आपका देखेंगे क्या था इस 1858 के इस नए दौर में, जिसको आप समझ सकें किस प्रकार से दौर चला। ठीक कह रहे हैं कि वहाँ खुदा संग्राम में केस स्टडी है कि कैसे कैसे घटना हुई, उसके बारे में लोगों ने कुछ अध्ययन किया है। मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए, कितने रजवाड़े थे, कितने अधिकार थे, कैसे लोग शुरू हुए, किन सिक्कों का प्रचलन हुआ, किन किन चीजों में बाप का चेंजेस किए। तो बेसिकली ये वो क्षेत्र था
जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि विद्रोह हुए। जैसे मेरठ में हुआ था, दिल्ली में हुआ, बरेली में हुआ, लखनऊ हुआ, फैज़ाबाद हुआ, कानपुर हुआ, झांसी हुआ। अच्छा बच्चों, अगर जिस समय यहाँ सारे जगह अब आपका विद्रोह हुआ था, अगर इसी विद्रोह में तमाम जो ये क्षेत्र जो और सारे बच गए थे, अगर ये सब लोग भी आपका इसमें सपोर्ट आपका कर लेते, तो शायद मुझे लगता है कि अंग्रेज आपका 1857 में चले गए होते, 1947 में नहीं जाते। मान रहे हो ये बात, नहीं मानते? तो इस तरह से हमने पूरे विद्रोह को देखा, क्या-क्या बदलाव किए उनके प्रशासनिक, ये सब हमने देख लिया। चलिए आपके लिए एक छोटा-सा होमवर्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि ये जो आपकी क्रांति थी या विद्रोह था ये बेसिकली असफल क्यों रहा? ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ? इसके आपको 5 या 10 आपको जो उसके लूप होल्स हैं वो आपको बताने हैं। तो कल का होमवर्क ये है कि आप सबसे पहले इसका लूप होल्स बताएँगे कि क्या कारण है ये क्रांति सफल नहीं हुई। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।